तो हमने बात की एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म की। अब हम बात करते हैं कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म से हमें एक ऐसा रिवॉल्यूशन देखने को मिला जिसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो आइए हम बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन हमें कैसे प्राप्त हुआ। जैसा कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म में मैंने बताया कि हमने HYB सीड्स का यूज़ किया, फर्टिलाइज़र का यूज़ किया, पेस्टिसाइड का यूज़ किया, जिससे फसल का उपज ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके। और ऐसा हुआ भी, और हमने एक तरह से देखा जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा उपज हासिल की। इससे क्या हुआ, जहाँ तक हम व्हीट एंड राइस का दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे, अब हम वहीं पे व्हीट एंड राइस का एक्सपोर्टर बन गए। मतलब अब हम एक्सपोर्ट करने लग गए व्हीट एंड राइस का। इस वजह से इसका नाम हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन रखा, जिसको हिंदी में बोला जाता है हरित क्रांति। अब वहीं बात करते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन हमें पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा देखने को मिला। अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की। यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फेज था उसको हम दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट फेज 1960 से 1970, वहीं पे हम दूसरे फेज की बात करें तो 1970 से 1980। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, मतलब हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या अच्छाई देखने को मिलती है। तो फर्स्ट है मार्केटिंग सरप्लस। हमें मार्केटिंग सरप्लस देखने को मिलता है। जितना अनाज अभी तक भारत कर रहा था, अब उसे ज़्यादा अनाज का पैदावार भारत करने लग गया, जिसकी वजह से हम लोग एक्सपोर्टर बन गए। वहीं पे बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। इसमें हमारा भारत एक बफर स्टॉक के रूप में जाना जाने लग गया। मतलब हमारे पास अनाज का एक बहुत बड़ा स्टॉक उपलब्ध था, जिससे हम आसानी से अपने देश के लोगों को कई सालों तक खिला सकते थे। अब हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के थर्ड पॉइंट की, जिसका नाम है बेनिफिट ऑफ लो ग्रुप पीपल। हम देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत छोटे छोटे किसानों को भी फ़ायदा पहुंचा, जैसे कि उनको गवर्नमेंट ने सस्ते दरों पर फर्टिलाइज़र उपलब्ध करवाया, सस्ते रेट पर पेस्टिसाइड उपलब्ध करवाया, जिस वजह से उन गरीब किसानों का पैदावार बहुत अच्छा हुआ और उन्होंने भी ग्रीन रेवोल्यूशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं कि इंडिया अब सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। जहां इंडिया राइस एंड व्हीट का इंपोर्ट करवाता था, अब इंडिया के पास सफिशिएंट मात्रा में राइस एंड व्हीट उपलब्ध थे, जिससे इंडिया को अब इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये था इफ़ेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम देखेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे लिए अच्छा तो था, लेकिन क्या ये वाकई में 100% अच्छा था? तो इसके बारे में हम कुछ इसके ड्रॉबैक्स, मतलब कुछ लिमिटेशंस को भी पढ़ने जा रहे हैं। तो बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो हम देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट पूरे इंडिया में कुछ ही क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया था, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन जगहों पर ग्रीन रेवोल्यूशन ज़्यादा देखने को मिला। वहीं बात करें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और भी कई ऐसे राज्य जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन से वंचित थे, मतलब इसका इफेक्ट इन शहरों में, इन राज्यों में देखने को नहीं मिला। अब वहीं बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में हम देखते थे ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने देखा कि किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि किसानों ने पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, HYB सीड्स का यूज़ किया। वहीं पे हम देखते हैं कि कई ऐसे किसान थे जो कि इससे वंचित रह गए, मतलब उनको इसका फ़ायदा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये इतने ज़्यादा दूर दराज के इलाकों में रहते थे कि वहाँ तक गवर्नमेंट की सहायता पहुँचाई नहीं गई, और पहुँचाई गई भी तो बीच के जो दलाल होते हैं, मीडिएटर होते हैं, वो पहुँचने नहीं दिए, जिस वजह से उनको ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा नहीं मिला। हम देखते हैं कई किसान उस टाइम भी कर्ज में दबे हुए थे। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जहाँ पे ह्यूज प्रोडक्शन को देखा गया। वहीं पे हम बात करें वाटर लेवल की, इससे वाटर लेवल बहुत हद तक गिर गया नीचे। मतलब जो पानी का यूज़ किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन में, उससे हमारा जो वाटर लेवल है ज़मीन का, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के लिमिटेशन के फोर्थ पॉइंट की, जिसमें हमें सॉइल डिग्रेडेशन देखने को मिला। यह कैसे हुआ? तो यह हुआ ह्यूज मात्रा में फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड यूज़ करने से। हमें पता है फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड ये खेतों के लिए, मिट्टी के लिए दुश्मन माने जाते हैं। जहां हम बात करें पैदावार अच्छा होता है इनसे, वहीं बात करें भूमि या फिर लैंड की, वो इससे बंजर हो जाती है। अब हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के फिफ्थ पॉइंट की, जो कि लास्ट पॉइंट है। इसमें हम देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया, लेकिन इसमें कुछ ही क्रॉप्स को ध्यान में रखा गया, जैसे व्हीट, राइस, मेज।
इन्हीं क्रॉप्स का प्रोडक्शन ह्यूज मात्रा में किया गया। वहीं बात करें कई सारे फलों की, कई सारे सब्जियों की, कई सारे अन्य क्रॉप्स की, तो उनको ग्रीन रेवोल्यूशन से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। यहाँ पे हमें ग्रीन रेवोल्यूशन में बस व्हीट एंड राइस एंड मेज़ का ही प्रोडक्शन ह्यूज मात्रा में देखने को मिला। तो हमने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या इफ़ेक्ट थे और साथ ही लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। होप सो आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब हम बात करते हैं सब्सिडीज़ की, जिसको हिंदी में बोला जाता है आर्थिक सहायता। ये सब्सिडीज़ क्या होती है, चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं। सब्सिडीज़ जो कि गवर्नमेंट के द्वारा गरीब किसानों को दी जाती थी, क्योंकि हम देखते थे कई किसान ना तो HYB सीड खरीद पाते थे, ना ही वो फर्टिलाइज़र खरीद पाते थे और ना ही वे पेस्टिसाइड्स खरीद पाते थे। तो उनको सब्सिडी दिया गया। सब्सिडी का मतलब है कि उनको एक सहायता दी गई। जो रेट मार्केट में फर्टिलाइज़र या फिर HYB सीड्स का चलता था, उसे कम रेट पर किसानों को उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो यह होता है आर्थिक सहायता।